हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज रिंग आउट द वाइल्ड बेल्स का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। उससे पहले एक बार समरी देख लेते हैं, क्या बोलता है समरी में। यहाँ पे बुक का समरी हम लोग देखेंगे। द पोएम आस्क्स द रीडर्स टू फ्रीली रिंग आउट द बेल्स इनटू the winter's night that marks the end of the old year। पुराने साल जो जाने वाला है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि हम लोग रिंग आउट द बेल्स करेंगे पुराना साल को अलविदा कहने के क्रम में। इट आस्क्स द रीडर टू फॉरगेट ऑल द निगेटिविटी ऑफ द पास्ट ईयर एंड लुक फॉरवर्ड टू द न्यू वन। ये यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है, सारे रीडर्स को ये बताया जाता है, बोला जाता है कि पुराने साल का जो कुछ भी निगेटिविटी है वो सबको हम लोग भूल करके हम लोग न्यू साल को गले लगाएं। न्यू साल में जो आने वाले जो फ्यूचर के चीज़ हैं उनको देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं अभी। आप प्लेलिस्ट पे भी विजिट करके सारे चैप्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपना कमेंट भी वहाँ पे दे सकते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं ताकि मैं वीडियो बना सकूँ उस पर। तो पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम टेल्स अस दैट इट इज़ कोल्ड एंड विंडी विंटर इवनिंग। फ्लाइंग क्लाउड, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है फ्लाइंग क्लाउड एंड फ्रॉस्टी लाइट इन्वर्टेड कॉमा में टेल्स अस दैट इट इज़ अ कोल्ड एंड विंडी विंटर इवनिंग। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट सजेस्ट्स दैट इट इज़ न्यू ईयर्स ईव। किन वर्ड से, किन सेंटेंसेस से हम लोगों को ये सजेशन मिल जाता है कि ये न्यू ईयर आने वाला उसके पहले का जो है संध्या का बात हो रहा है। द लाइन्स रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, द ईयर इज डाइंग इन द नाइट एंड द ईयर इज गोइंग, लेट हिम गो सजेस्ट दैट इट इज न्यू ईयर्स ईव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डज द स्पीकर वॉन्ट टू रिंग आउट एंड वाई। कौन सारे चीज़ ऐसे हैं, कैसे कौन से चीज़ ऐसे हैं जिसको स्पीकर चाहते हैं कि हमारे लाइफ से दूर कर दिया जाए, रिंग आउट कर दिया जाए। द स्पीकर वॉन्ट्स टू रिंग आउट ग्रीफ मतलब दुख, फ्यूड मतलब आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है, दुश्मनी होता है। डाइंग कॉजेज, पुराने जो चीज़ कस्टम्स वगैरह चले आ रहे हैं वो डाइंग कॉजेज कहा जाता है। एंड ऑल द निगेटिविटीज़ ऑफ द पास्ट ईयर, पुराने साल का जितना भी निगेटिविटी है, जितना भी निगेटिव चीज़ें हैं, उन सब को भुला देने का यहाँ पे गुजारिश किया गया है पोएट के द्वारा। बिकॉज ही वॉन्ट्स अ गुड एंड पीसफुल वर्ल्ड विथ स्वीटर मैनर्स एंड प्योरर लॉज। क्योंकि पोएट चाहते हैं बहुत ही शांतिपूर्ण दुनिया हो और वहाँ पे बहुत मिठास हो, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में हो, लॉज को फॉलो करते हुए हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फील दैट स्पीकर इज फेसिंग न्यू ईयर विथ होप। डू यू फील दैट द स्पीकर इज फेसिंग द न्यू ईयर विथ होप। क्या आपको लगता है कि स्पीकर जो है उम्मीद से नया नया साल को देख रहा है। वाई डू यू थिंक सो, और आपको ऐसा क्यों लगता है। येस आई फील दैट द स्पीकर इज फेसिंग द न्यू ईयर विथ होप एंड ग्रेट ऑप्टिमिज्म। ग्रेट ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, बहुत आशावादी, बहुत आशा के साथ। एज ही वॉन्ट्स अ गुड एंड पीसफुल वर्ल्ड विथ स्वीटर मैनर्स एंड प्योरर लॉज विद द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ। तो क्यों देखता है वो ग्रेट ऑप्टिमिज्म के साथ, एज ही वॉन्ट्स, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और पीसफुल दुनिया चाहता है जहाँ पे खुशहाल मेमोरीज हो, जहाँ पे खुशियों के साथ सब कुछ फॉलो किया जाता हो, रूल्स को फॉलो किया जाता हो, लॉज को फॉलो किया जाता हो और लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ करने का वहाँ पे स्कोप हो। तो ऐसा दुनिया, ऐसा लाइफ वो चाहता है।
इसीलिए न्यू ईयर से उसको बहुत होप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B. Ring out the grief that saps the mind. For those that hear we see no more. Why would grief sap the mind? Why would grief sap the mind? सैप द माइंड का मतलब क्या हुआ? सैप का मतलब हुआ इसमें यहाँ पे कि माइंड को धीरे धीरे वो मतलब उसका पोटेंशियल को ख़त्म करता हुआ। ग्रीफ का मतलब आपको पता है दुख। ग्रीफ और सैडनेस, जब हमें दुख होता है, जब हमें सैडनेस होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम टेक्स अवे द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। वो हमारे मस्तिष्क का, वो हमारे माइंड का जो शक्ति है उसको धीरे धीरे छीन कर देता है। जब हम दुखी रहते हैं, जब हम हमेशा चौबीसों घंटे हम लोग सोचते रहते हैं, सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, हतोत्साहित रहते हैं, तब हमारा माइंड का जो शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है इंसान को कि आप खुश रहने का कोशिश कीजिए। इट हिंडर्स द पॉजिटिविटी ऑफ द माइंड। ये माइंड का जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता जो है, जो काम करने का जो सकारात्मकता है, काम करने का जो इच्छा रहता है, उसको ख़त्म कर देता है धीरे धीरे। नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है? What are the things that led to a feud between rich and the poor? कौन से ऐसी चीज़ है जिनके वजह से रिच लोगों में और पुअर लोगों के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, दरार आ जाते हैं, सोच में फ़र्क आ जाता है। द डिफरेंस इन वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, इनइक्वलिटीज, अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस रिसोर्सेज कैन लीड टू अ फ्यूड बिटवीन रिच एंड द पुअर। ये सारी चीज़ों के वजह से रिच और पुअर के बीच में दरार आ जाती है। दोनों के बीच में संपत्ति, धन, प्रॉपर्टी में इनइक्वलिटीज़ होता है। दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ बराबर बराबर नहीं मिल पाता है ना? किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है ना? और कोई पिछड़ जाता है। मतलब गरीबों की बातें मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज कैन रॉन्ग्स इन सोसाइटी बी करेक्टेड? समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो गलत चीज़ हैं, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? रॉन्ग्स इन द सोसाइटी कैन बी करेक्टेड बाय स्प्रेडिंग सोशल एजुकेशन इन सोसाइटी, इक्वलिटी एंड क्रिएटिंग प्रॉपर सिस्टम एंड लॉज। तो समाज में जो गलत चीज़ें हैं, गलत बातें हैं, जो कुछ भी हो रहे हैं गलत, उसको सुधारा कैसे जा सकता है? उसको सुधारा जाता है सोशल एजुकेशन को बढ़ावा दे करके। सोसाइटी में जब हम लोग सोशल एजुकेशन का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तब सोसाइटी में जो गलत चीज़ें हो रही होती है उसमें सुधार आता है। इक्वलिटी से होता है, हम लोग जब इक्वल जब ट्रीट करते हैं, लोगों को सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, इक्वल रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ सबको प्रदान करते हैं, तभी और सिस्टम्स, सारे प्रॉपर सिस्टम्स और रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं हम सोसाइटी में, जिसको फॉलो किया जाता है, तब हम लोग सोसाइटी में देखते हैं कि हमारा सोसाइटी जो है वो ठीक हो रहा है, सुधार हो रहा है। नेक्स्ट, एप्रिसिएटिंग द पोएम में पहला है, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इजेंट ह्यूमन इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है और उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं ह्यूमन बींग्स का, तब उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन है। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? पोएम के स्टार्टिंग में किन किन सारी चीज़ों को पर्सोनिफाई किया गया है? मतलब मरा हुआ चीज़ या फिर जो चीज़ नॉन लिविंग है, जिसमें जान नहीं है, उसको हम लोग इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा पोएम के स्टार्टिंग में किया गया है, उसका एग्जाम्पल बताना है। द ईयर, ईयर वर्ड यूज़ किया गया ना, और उसको बोला भी गया कि ईयर मर रहा है ऐसा करके। ईयर कभी मर नहीं सकता, ईयर इंसान नहीं है, लेकिन उसको इंसान की तरह पेश किया गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। द ईयर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज द ईयर इज डाइंग इन द नाइट एंड लेट हिम डाई, और उसको मरने दो। ये लाइन जो यूज़ हुआ है, इससे पता चलता है कि ईयर वर्ड जो है, साल जो है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है। Number 2, when some words are repeated, they give a touch of rhythm to a poem. Read the poem aloud and mark such words. Ring out, ring in are repeated here to give a touch of rhythm. पोएम में रिदम, पोएम को रिदम देने के लिए वर्ड्स को रिपीट किया गया, और वो वर्ड्स है रिंग आउट, रिंग इन। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिजी
इज अ पोएम ऑफ सॉरो। एलेजी किसको बोलते हैं? ऐसा पोएम जिसमें दुख का बात किया गया हो। ग्रीविंग समवन दैट हैज़ डाइड, उसके लिए रोना जो मर चुके हैं। अंडरलाइन द टू लाइन्स दैट रिफ्लेक्ट्स द एलेजिक टोन इन द पोएम। तो 2 लाइन को बताना है जिसमें एलेजिक टोन यहाँ पे बताया गया। तो वो 2 लाइन क्या है? द ईयर इज डाइंग इन द नाइट, ईयर मर चुका, मरने वाला है इस रात, मरने की बातें हो रही है, दुख की बातें हो रही है। तो इसे एलेजिक यहाँ पे टोन बोला गया है। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई, और रिंग आउट करो वाइल्ड बेल्स को और उसे जाने दो, उसे मरने दो, है ना। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसका एक्सरसाइज भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। आपका एग्ज़ाम्स अगर चल रहा है तो कैसा हुआ एग्ज़ाम्स, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।